17 जून 1631 तापी नदी के किनारे बसे बुरहानपुर में शाही डेरा खामोशी में डूबा था। शाहजहां अपने दक्खन अभियान के सिलसिले में महीनों से यहीं ठहरे हुए थे। असली शाही महल तो आगरा में था, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर सेना के साथ रहने के लिए उन्होंने इस नदी के किनारे मजबूत किले और रेशमी टेंटों में टेम्पररी अपना दरबार जमाया था। उसी शाम उनकी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे दुनिया आज मुमताज महल कहती है, अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। शाही तंबुओं के अंदर बेचैनी थी। नाजुक कंबलों में ढका शाही कमरा दाइयों की भागदौड़ और हकीमों की फुसफुसाहट से कांप रहा था। मुमताज की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, क्योंकि डिलीवरी के टाइम खून ज्यादा बह गया था। शाही हकीमों ने अपने हर नुस्खे, हर दवा आजमाई, मगर राहत ना मिली। हर खबर शाहजहां तक पहुंचती रही। शाहजहां उस टाइम किले से कुछ मील दूर सेना की तैनाती देख रहे थे। घोड़े पर सवार एक आदमी शाहजहां को आकर खबर देने लगा कि बेगम की तबीयत नाजुक है। शाहजहां ने एक पल भी गवाए बिना बरसती रात में तुरंत अपनी बेगम के पास जाने के लिए निकल पड़े। बादशाह का काफिला गड़गड़ाती बिजली की रात में रेत और कीचड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे और थोड़ी दूर से शाही डेरा दिखने लगा था। अब शाहजहां तंबू तक पहुंच गए थे, लेकिन जब वो उस रेशमी तंबू में दाखिल हुए तो सब कुछ थम चुका था। मुमताज को सफ़ेद कपड़े में ढका हुआ था, आंखें बंद थी, होठों पर आधी सी मुस्कान जमी हुई थी, जैसे नींद में हो। शोक में डूबे शाहजहां ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और देर रात तक उसे देखते रहे, कुछ बोल ना सके। सारा शाही डेरा सन्नाटे में डूबा था। ना किसी ने रोने की हिम्मत की, ना कोई कुछ बोल पाया। मुमताज ने बेटी को जन्म दिया था, पर वो खुद ना बच सकी। उसके बाद मुमताज को उसी रात दफनाना था। मुमताज को केसर और चंदन की खुशबू वाले कपड़ों में लपेटा गया। उस पर गुलाब और चमेली की पंखुड़ियां बिखेरी गई। बॉडी को एक खास लकड़े के ताबूत में रखा गया और उसके चारों ओर चांदी की जाली बांधी गई। सैकड़ों मोमबत्तियों और मशालों की रोशनी में शाही उलेमा और चुनिंदा परिवारजन, करीब 50 लोग, जिनमें मुगल खानदान की खास महिलाएं भी शामिल थी, हाथों में कुरान लिए धीमी आवाज में दुआ पढ़ते हुए उस जुलूस में शामिल हुई थी। सैनिकों की कतार ने रास्ते को घेरा था, ताकि कोई बाहरी शोर इस पाक पल में दखल न दे सके। रात की नमी और तापी नदी की ठंडी हवा के बीच ताबूत को बाग के सेंटर में लाया गया, जहां एक कब्र ऑलरेडी खोदी जा चुकी थी। ताबूत को आराम से कब्र में उतारा गया। शाहजहां के खास वजीर ने उसकी ओर से मिट्टी की पहली परत डाली, फिर सब ने मिट्टी डाल के कब्र को भर दिया। चारों ओर चंदन और इत्र छिड़का गया और ऊपरी सतह पर लाल रेत और फूलों की चादर बिछाई गई। इस तरह से बुरहानपुर में शाही बाग जैनाबाद में मुमताज को दफनाया गया। ये बस एक टेम्पररी मकबरा था, क्योंकि शाहजहां जान चुके थे कि ये अंतिम ठिकाना नहीं होगा। 7-8 दिन तक मुमताज की याद में शाहजहां ने कुछ खाया पिया नहीं। तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुमताज की याद में एक ऐसा कुछ बनाना है जिसे सदियों तक दुनिया देखे। उन्होंने ताजमहल बनाने का सोच लिया था, लेकिन बुरहानपुर इतना बड़ा स्ट्रक्चर झेल सके वैसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने आगरा ताजमहल बनाने का सोचा। थोड़े दिन बाद दरबार में आदेश जारी हुआ कि मुमताज महल के लिए एक परमानेंट मकबरा तैयार किया जाएगा और उसकी बॉडी को बाद में वहां से पूरे राजसी आदर के साथ ट्रांसफर किया जाएगा। सब लोग उस टाइम सोच में पड़ गए थे, क्योंकि एक कब्र में से बॉडी को वापस निकालकर दूसरी कब्र में ट्रांसफर करने का आदेश सुनकर सब लोग शॉक में रह गए थे। फिर अगले कुछ हफ्तों में इस महान यात्रा की योजना बनने लगी। आगरा तक लगभग 800 किलोमीटर के सफर के लिए खास कारवां तैयार किया गया। लगभग 300 सैनिक सुरक्षा के लिए, 50 हाथी, कई 100 ऊंट और बैलगाड़ियां और दर्जनों महिलाएं जो पूरे रास्ते में धार्मिक रस्मों और सफाइयों का ध्यान देती। लगभग 6 महीने के बाद दिसंबर 1631 में मुमताज की बॉडी को बुरहानपुर की कब्र से बाहर निकाला गया और ताबूत को लंबे सफर में सुरक्षित रखने के लिए उसे फिर से रेशमी कपड़ों में लपेटा गया और सैंडलवुड के बड़े बॉक्स में सील कर दिया गया। आदेश था कि यात्रा बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी संगीत या जश्न के होगी, सिर्फ खामोशी, दुआ और इत्र की महक। जब ये सब कुछ तय हुआ, तब आगरा के लिए मुगल इंजीनियर उस्ताद अहमद लाहौरी ने अपना काम शुरू कर दिया था। एक ऐसा मकबरा बनाने की प्रोसेस जिसे दुनिया कभी ना भूल पाए। उधर बुरहानपुर से वो राजसी कारवां चुपचाप निकल पड़ा। आगे आगे मशाल लिए मुगल सिपाही, उनके पीछे धीमी चाल में चलते हाथियों पर रखी चांदी की जाली से घिरी पालकी
थी जिसमें ताबूत रखा था और उसके चारों ओर ऊंट और बैलगाड़ियों का लंबा जुलूस। रास्ते में सैकड़ों गांवों के लोग इस अद्भुत कारवां को देखने के लिए चुपचाप खड़े रहते। लगभग 300 सिपाही सुरक्षा में थे, 50 हाथी ताबूत और कीमती सामान उठाए हुए थे और लगभग 200 बैलगाड़ियों पर अनाज और पानी लदे हुए थे। पूरे 800 किलोमीटर की ये जर्नी हफ्तों में पूरी हुई। धीरे धीरे कारवां आगरा के यमुना किनारे पर पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा खुला मैदान था और साइड में यमुना नदी थी। यहाँ पर पहले से ही एक कब्र खोदकर तैयार थी। यहाँ गहरे लाल पत्थर से बनी एक कब्र तैयार की गई थी। धीरे धीरे कुछ शोर शराबा किए बगैर मुमताज के ताबूत को कब्र में उतारा गया और वहीं पर मिट्टी डाल के मुमताज की बॉडी को दफनाया गया। 1632 में ताजमहल की असली इमारत की डिजाइन रेडी हो चुकी थी। यमुना के किनारे की जमीन बहुत नरम थी, इस पर सीधे कोई भारी स्ट्रक्चर टिक नहीं सकता था। इसीलिए सबसे पहले इंजीनियरों ने लगभग 30 मीटर गहरी खुदाई करके सैकड़ों बड़े बड़े कुएं तैयार किए। हर एक कुएं को पत्थरों और वाटरप्रूफ चूने के मिश्रण से भरा गया ताकि वो हमेशा के लिए नम रहे और टाइम के साथ धंसने का खतरा भी ना हो। नींव का ये काम लगभग 2 साल तक चला और इसमें हजारों मजदूर दिन रात लगे रहे। करीब 20,000 में से तकरीबन 15,000 पुरुष पत्थर काटने वाले और भारी सामान उठाने वाले काम करते थे, जबकि 5,000 से ज्यादा महिलाएं चूना गूंथना, संगमरमर घिसना वैसा काम करती थी। उनके बच्चे पास ही टेम्पररी बनाई हुई बस्तियों में खेलते। कभी कभी तो वो अपनी माओं के लिए पानी और चाय लाने में भी मदद करते थे। ये पूरी बस्ती कई सालों तक एक छोटे शहर की तरह धकधकती रही। बाहर से आने वाला हर पत्थर अपनी खुद की यात्रा और रोमांच से भरा हुआ था। राजस्थान के मकराना की खदानों से सबसे बेस्ट संगमरमर निकाला गया। वहाँ के मजदूर बड़े बड़े खंडों को लकड़ी के मोटे फ्रेमों में कसकर ऊंटों और हाथियों पर लाद देते। रास्ते में पहाड़ी दर्रे, तेज धूप और रेतीले तूफान का सामना करते हुए ये पत्थर पहले जयपुर और फिर आगरा लाए जाते। अफगानिस्तान से लाए गए लेपिस लाजुली, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम, अरब से जैस्पर और चीन से जेड जैसी कीमती पत्थरों को मखमली कपड़ों में लपेटकर लोहे के मढ़े हुए बक्सों में सील करके ऊंटों की पीठ पर लाद कर लाया जाता। इन कारवां के लिए अलग सैनिक तैनात किए गए थे। कौन से रास्ते से ये सब कुछ आएगा, ये सब कुछ पहले से तय किया गया था। धीरे धीरे ये सब कुछ आगरा पहुंचता गया। आजू बाजू की पब्लिक ये सब कुछ देख के हैरत में पड़ गई थी कि इतने सारे मजदूर एक साथ काम कर रहे हैं और दूर दूर से पत्थर मंगवाए जा रहे हैं। जब ये पत्थर आगरा पहुंचते तो उन्हें यमुना नदी के किनारे बनाए हुए गोदामों में उतारा जाता और फिर बड़े बड़े लकड़ी के रैंपों के जरिए ताजमहल जहां बनने वाला था वहां पर पहुंचाया जाता। ताजमहल की हाइट ने एक इम्पॉसिबल सा सवाल खड़ा कर दिया था। इतने भारी संगमरमर के ब्लॉकों और गुंबदों के बड़े स्लैब को ऊपर तक कैसे पहुंचाया जाए। उस समय ना तो क्रेन थी ना ही लिफ्ट। उस्ताद अहमद लाहौरी और उसकी टीम ने सॉल्यूशन निकाला। लगभग 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी और लकड़ी का घुमावदार रैंप बनाया गया जो धीरे धीरे हाइट लेता हुआ गुंबद तक पहुंचेगा। इस रैंप को मजबूत बनाने के लिए बांस और सागौन की मोटी लकड़ियों को एक दूसरों के साथ रस्सियां और लोहे के पिन से बांधा गया। मिट्टी को गीला करके हर परत पर दबाया गया ताकि वो पक्की हो जाए और हाथियों का भारी वजन झेल सके। ऐसा अद्भुत नजारा पहले शहर वालों ने कभी देखा ना था। हजारों बैलगाड़ियां और हाथी दिन रात धीरे धीरे इस रैंप पर ऊपर नीचे चलते। पत्थरों को लोहे के हुक और मोटी रस्सियों से बांधकर चरखी जैसी पुली सिस्टम से खींचा जाता। कई बार ये काम रात में किया जाता क्योंकि रात की ठंडी में संगमरमर ज्यादा सुरक्षित रहता है और टूटने का खतरा कम होता है। ऊपर पहुंचकर हर पत्थर को बड़े पेशेंस के साथ सेट किया जाता। पत्थरों को एक दूसरों के साथ जोड़ने के लिए चूने, गोंद, शंख की राख, बैल के गुदे और गुड़ से बनी खास मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता जो सूखने के बाद पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो जाता था। जिन जगहों पर डेलिकेट कर्विंग होनी थी वहां पहले से ही लकड़ी के टेम्पलेट बनाए जाते। फिर राजस्थानी और फारसी कारीगर महीनों तक उस टेम्पलेट के मुताबिक नक्काशी करते। एक तरफ कुरान की आयतों को काले पत्थरों में उकेरने का काम ईरान से आए मशहूर कैलीग्राफर अमानत खान ने संभाला था। ऊंचाई पर हर अक्षर को इतना सटीक मढ़ा गया कि नीचे से देखने पर सब बराबर लगे। इसके लिए लकड़ी के हवाई मचान बनाए गए जिस पर कारीगर रस्सियों से लटक कर महीनों तक बारीक नक्काशी करते। मीनारों और गुंबदों की ढलान पर काम करने के लिए बांस की मोटी मोटी मचाने परत दर परत ऊपर तक उठाई जाती। मजदूर सुबह सूर्योदय
से पहले मचान पर चढ़ जाते और अक्सर रात तक नीचे ना उतरते। हर मचान पर खाने और पानी का इंतजाम होता ताकि उन्हें बार बार नीचे ना आना पड़े। महिलाएं नीचे से लगातार पानी और चूना ऊपर पहुंचाती रहती। भारी हवाओं और बारिश में भी ये मचाने मजबूती से खड़ी रहती, क्योंकि हर जोड़ को सागौन के किलों और रेशमी रस्सियों से बांधा गया था। पूरे परिसर की डिजाइन जन्नत की कल्पना पर आधारित थी। 4 बाग में 4 नहरें, बीच में संगमरमर का बड़ा फव्वारा, चारों तरफ फूलों की क्यारियां, ये सब पहले से डिजाइन पर तय किया गया था। धीरे धीरे जब फाउंडेशन का काम खत्म हुआ और डोम का ढांचा उठने लगा, तब शाहजहां हर सुबह साइट पर आते। कभी किसी कारीगर को शाबाशी देते तो कभी किसी मिस्त्री की थकान को देखते और अपने खजाने में से कोई सोने की मोहर इनाम दे देते। उनका ये आदेश था, समय जितना भी लगे पर परफेक्शन से काम करना है। 1638 के आसपास जब नींव मजबूत होकर पूरी तरह से तैयार हो गई, तब सबसे मुश्किल काम ये था उस बड़े गुंबद को खड़ा करना, जो दूर से बादल पर टिके सफेद चांद जैसा दिखाई देता है। गुंबद के लिए लगभग 35 मीटर ऊंचे आर्चों की सीरीज बनाई गई। हर आर्च पर भारी संगमरमर के ब्लॉक को रखने के लिए फिर से उसी 15 किलोमीटर लंबी मिट्टी बांस की रैंप का यूज हुआ, जिसे हर वीक मरम्मत कर कर मजबूत किया जाता था। कई बार तो मौसम की मार से मिट्टी की परतें ढीली हो जाती थी और पूरी रात मजदूर लाल टेंट की रोशनी में नई परतें बिछाते रहते। ऊपर तक पहुंचने के लिए मचान पर मचान खड़े किए गए। एक एक मचान की मोटाई इतनी थी कि उस पर एक साथ कई हाथी चल सकते थे। कई बार क्या होता था, दिन में मचान सूरज की गर्मी से तप जाता था, इसीलिए जो मेन स्लैब होते हैं उसे आधी रात में चढ़ाए जाते थे। एक तरफ मजदूरों के ग्रुप रस्सियों से लटक कर पत्थरों को एकदम सही जगह पर रखते और फिर चूने, गुड़, बैल के रस और शंख की राख से बने विशेष मिश्रण से जोड़ों को सील कर देते। हर ब्लॉक को जमाने के बाद उसे महीनों तक सूखने दिया जाता ताकि वजन बराबर बैठे। इसी सावधानी के कारण आज भी गुंबद का 1 इंच भी झुका नहीं है। चारों मीनारों की तो अपनी अलग ही कहानी है। हर मीनार को हल्की सी बाहर की ओर झुककर बनाया जाना था ताकि भूकंप आने पर अगर गिर जाए तो वो बाहर की साइड पड़े और मेन मकबरे को कुछ भी ना हो। हर मीनार के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए अंदर सीढ़ियां बनाई गई, जिस पर चूना और संगमरमर का मिश्रण लगाकर उसे चिकना और टिकाऊ बनाया गया। मीनारों पर काले पत्थरों से कुरान की आयतों को उकेरने के लिए उस्ताद अमानत खान और उनकी टीम महीने तक रस्सियों से लटकते रहते। इतनी ऊंचाई पर चलती तेज हवाओं में अक्सर टेबल रहना मुश्किल हो जाता था, इसीलिए अक्सर वो रात को या शांत हवा होती तब काम करते थे। जैसे जैसे गुंबद और मीनारें पूरी होती गई, अंदर का अद्भुत संसार भी आकार लेता गया। पिएत्रादुरा नाम की बारीक जड़ाई का काम करने वाली सैकड़ों टीमें अलग अलग पत्थरों से फूलों और ज्यामितीय डिजाइन बनाती रहती। लाल, हरे, नीले और पीले पत्थरों को संगमरमर में इतने परफेक्शन से जड़ा गया कि ऐसा लगता है कि जैसे पेंटिंग कर दी हो। कुछ नाजुक पैटर्न पर फूल की पंखुड़ी को तराशने में 3-3 महीने लग जाते। औरतें महीनों तक छोटे छोटे पत्थर पीसती, चमकाती और उनकी किनारियों को मखमली मुलायम बनाती ताकि फिट करते समय कोई दरार ना पड़े। वहीं पुरुष कारीगर बड़े स्लैब काटने और भारी काम संभालते। धीरे धीरे लगभग 1643 में मेन मकबरा लगभग बनकर तैयार हो चुका था। तब वो पाक पल आया जिसका सबको सालों से इंतजार था, मुमताज महल को उसके अंतिम कब्र तक पहुंचाने का। रात का टाइम चुना गया ताकि माहौल शांत हो। राजसी काफिला चुपचाप उस लाल कब्र के पास जमा हुआ जहां मुमताज को लगभग 10 से 11 साल पहले दफनाया गया था। फिर वो कब्र खोदी गई और हाथियों पर सजे चांदी के पिल्लर से घिरी पालकी में ताबूत को रखा गया। आगे आगे मशाल लेके सैनिक चलते रहे, उसके पीछे लोग कुरान पढ़ते और बीच में धीमी चाल से चलता वो ताबूत। ऐसा नजारा मानो पूरा माहौल गमगीन था। ताजमहल के अंदर पहले से मोमबत्तियां जलाई गई थी और गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी गई थी। धीरे धीरे ताबूत को ताज के अंदर लाया गया और अंदर उतारा गया। काजी ने सूरा फातिहा पढ़ी और शाही उलेमा ने दुआएं की। शाहजहां उस रात खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने वजीर से कह कर रखा था कि उनकी ओर से पहली मिट्टी की परत डाली जाए। ये उनका प्यार का आखिरी सिंबल था। धीरे धीरे ताबूत को संगमरमर की बनी कब्रगाह में उतारा गया और ऊपर से पत्थरों की परतें सवार दी गई। उस पर खाली कब्र भी बनाई गई जिसे आज लोग
देखते हैं, पर असली कब्र तो नीचे है। सालों साल तक काम चलता रहा। अब वो समय आ गया था। मेन डिजाइन पूरी होने लगी थी। सफेद संगमरमर के गुंबद और लाल पत्थरों के गलियारे, चारों ओर फैला चारबाग, सब मिलकर एक ऐसा नजारा बना रहे थे जिसे देखकर लोगों की सांसें थम जाती थी। लगभग 22 साल तक लगातार काम चलता रहा। फिर आया साल 1653। अब ताज का लगभग सारा कामकाज पूरा हो चुका था। सुबह की पहली किरण में वो हल्का गुलाबी जैसा दिखता, दोपहर में दमदार सफेद और शाम में सुनहरे रंग का आभास देता। हर पल अलग चेहरा। इसका असली शाही नाम था रोजा ए मुमताज महल, लेकिन समय के साथ साथ मुमताज से ताज निकला और पूरी दुनिया ने इसे ताज महल के नाम से पहचान लिया। 1657 में अंदर अंदर गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए और 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने सत्ता हथिया ली। शाहजहां को आगरा फोर्ट के मुसम्मान बुर्ज में नजरबंद किया गया और वहीं से वो हर दिन अपने बनाए गए ताज महल को देखते रहते। 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की भी मौत हो गई और उसी रात उन्हें मुमताज महल के पास उसी अंदरूनी कब्र में दफनाया गया, जहां दोनों अब हमेशा के लिए एक ही रूम में एक दूसरे के पास सो गए। ये थी ताज महल की असली कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।